नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था संस्कृत का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने संस्कृत के इतिहास के बारे में और संस्कृत के अंदर उच्चारण वर्णमाला को और मात्रा सूत्रों को हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के अंदर उच्चारण स्थान को। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको लास्ट तक देखना चाहिए। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। विशेष तौर से रीड की बात करें तो अगर आपने रीड के अंदर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर आपने संस्कृत भाषा का चयन किया है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, अगर आपने संस्कृत का चयन किया है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर वॉच करनी चाहिए, जिससे आपका जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका एक प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। अगर आपने संस्कृत को पढ़ा है अच्छे से तो यहाँ पर आपका संस्कृत का आकलन भी हो जाएगा, आप में साथ साथ जो है आपका यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा और छोटी छोटी क्लासें रहेगी। इसके माध्यम से आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न आपका एक भी गलत नहीं होगा। छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से हम यहाँ पर संस्कृत को पढ़ने वाले हैं और उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो संस्कृत के लिए और रीड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर विषय का विशेषज्ञ बनना नहीं है, यहाँ पे हमें कोई आचार्य नहीं बनना है, सिर्फ हमें उन्हीं चीजों को देखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, वो जाकर आप देख सकते हैं और कुछ ही दिनों में इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उच्चारण स्थान को। बड़े ही शानदार वीडियो होने वाला है तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होते हैं? तो जहां से वर्णों की उत्पत्ति होती है उसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये आपको पता होगा, फिर भी समझ लीजिए कि जहां से वर्णों की उत्पत्ति होती है उसको उच्चारण स्थान कहा जाता है। दोस्तों बात करें उच्चारण स्थान की तो संस्कृत के अंदर कुल 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? तो 7 उच्चारण स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। सामान्यतः यहाँ पर 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका और सातवां जीवामूल। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 7 सामान्यतः जो है उच्चारण स्थान बताए गए हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोस्तों यहाँ पर उरुस को भी जो है 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरुस को 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है कितने उच्चारण स्थान हैं, तो यहाँ पर बताने हैं आपको 8, क्योंकि यहाँ पर उरुस को भी जो है 8वां उच्चारण स्थान स्वीकार किया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्यतः जो है कितने उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं, तो सामान्य तौर पर यहाँ पर आपको 7 उच्चारण स्थान बताने हैं। अगर आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए तो आपको बताने हैं 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं, तो 8। क्लियर? इन चीजों का आप ध्यान रखना, बड़ी ही छोटी छोटी चीजें हैं और एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे ऐसे कई वर्ण हैं, यानी कि दो दो जिनके उच्चारण स्थान है। दो दो उच्चारण स्थान वाले जो वर्णों की संख्या है वो 10 है। और वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो हो गया प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, जैसे कि क वर्ग का हो गया अंग, च वर्ग का हो गया य, ट वर्ग का हो गया ण, और त वर्ग का हो गया न, और प वर्ग का हो गया म। यानी कि पंचम वर्ण जो है तो उसका उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है ना। और एक हो गया ये जो संयुक्त वर्ण है ए, आई, ओ और औ, और एक हो गया दोस्तों व। ठीक है ना। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो दो दो उच्चारण स्थान है। जैसे कि बात करें हम व की, तो व जो है उसके भी 2 उच्चारण स्थान है। वकारस्य दंतोष्टम। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के जो है प्रत्येक वर्ण जो या 10 वर्ण है, इनके जो है दो दो उच्चारण स्थान है। सबसे पहले बात करें हम कंठ की, तो इसका दोस्तों सूत्र है वो है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, रीड के अंदर या संस्कृत की बात करें तो विशेष तौर से जितने भी सूत्र हैं वो आपको यहाँ पर विशेष तौर से रटने चाहिए। सुबह उठते ही आप एक नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए कि उच्चारण स्थान के ये 7-8 सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं, इनको मुझे रटने हैं। पहले मैंने बताया आपको पिछले वीडियो के अंदर कि माह सूत्र हैं जो आपको रटने चाहिए, जैसे कि अ, इ, उण, रिल, रिक, एओंग, एवोच, हय, वरट, लण, जबय, गड़दस, जबगड़दस, खपत, चट, तव, कपय, ससर, हल। इस तरह से आपको सारे के सारे उच्चारण जो सूत्र है वो याद होने चाहिए। फिर हो गया अकुह विसर्जन नाम कंठ, ईसु यसानाम तालु, ऋतु लसनाम मूर्धा, ऋतु लसनाम दंत, उपबद्ध नाम ओष्ठो। इस तरह से आपको सारे के सारे जो सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इनके आप जितना प्रयास करोगे आपको उससे ज्यादा याद होंगे। आपको इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। डेली आप सुबह उठते ही एक कॉपी में इसको लिख दीजिए नोटबुक के अंदर, और सुबह उठते ही इनका वाचन कीजिए, इनको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। तो आपको जो है इस 1.5 महीने के अंदर आराम से सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। और इस सूत्र के अंदर ही सारी की सारी चीजें छुपी हुई है। इस सूत्र के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने उच्चारण स्थान के मामले में ये 8-10 सूत्र याद कर लिए तो आपको फिर ये सारी चीजें आपको पढ़ने की और समझने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इन सारे सूत्रों को याद कर लीजिए। तो इस सूत्र का मतलब क्या है? अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी कि अ से मतलब होता है यहाँ पर अ और आ दोनों। कु यानी कि क वर्ग। ठीक है ना, कु यानी कि क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग यानी कि 5 वर्ण आ गए। फिर दोस्तों आ गया यहाँ पर ह,
और यहाँ पर हो गया विसर्ग। तो अ हो गया, कु हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। ये सारे जो वर्ग हैं, ये सारे जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। क्या माना गया है? कंठ। और इसका सूत्र है दोस्तों अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है। बात करें दोस्तों हम आगे, अगला जो सूत्र है वो है इचु यसा नाम तालु। क्या है? इचु यसा नाम तालु। इसमें दोस्तों ई से मतलब होता है ई और बड़ी ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों का ग्रहण होता है। जब हम अ की बात करें तो अ और बड़ा आ दोनों आएगा। जब हम ई की बात करें तो ई और बड़ी ई दोनों आएगा। जब चू की बात करें तो यहाँ पर च वर्ग यानी कि च छ ज ज यहाँ पांचों वर्ण, और य और स, य और स, यानी कि य और स का स कौन सा? तो जो सकार वाला स, संकर वाला स है उसका। ठीक है ना। इन सब के जो है यहाँ पर उच्चारण स्थान वो होगा, वो तालु होगा। ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान यहाँ पर तालु होगा। तो कंठ का हो गया अकुह विसर्जन्य नाम कंठ, और तालु का हो गया इचु यसा नाम तालु। अब बात करें आगे, अगला उच्चारण स्थान रीटु रसाणाम मूर्धा। रीटु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री से हो जाएगा छोटी री और बड़ी री। टू से हो जाएगा दोस्तों ट वर्ग, यानी कि ट ठ ढ ढ ण पांचों वर्ण, और र से हो जाएगा र, और स से हो जाएगा स षटकोण वाला। ठीक है, स षटकोण वाला। तो यहाँ पर जो है पांचों वर्ण, यहाँ पर इन जितने भी जो वर्ण है इन सबका उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों मूर्धा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचो यसा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करेंगे ना ईचो यसा नाम तालु, तो वो जो स है ना संकर वाला, वो आएगा तालव्य के अंदर, यानी कि तालु के अंदर आएगा। जब हम बात करेंगे रीटू रसाणाम मूर्धा, तो ये जो षटकोण वाला स आएगा ना, ये री के साथ में आएगा। रीटू रसाणाम मूर्धा, ये ध्यान रखना। अब ये मूर्धन्य सकार है। कौन सा है? मूर्धन्य सकार। और जब हम बात करेंगे दंत की, तो यहाँ पर ये सड़क वाला स आएगा। तो इन सारे स का आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है। और अगले की बात करें तो ये है दोस्तों लितु लसानाम दंता। तो अकुह विसर्जन्य नाम कंठ, ईचु यसानाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, और लितु लसानाम दंता। बड़े ही शानदार सूत्र है, और आपको पढ़ने में मजा आएगा, इसको दोहरान करने में मजा आएगा। ठीक है ना। और बड़ा ही आपको आनंद आएगा इसके अंदर। तो आप इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा, बड़ा इनका अभ्यास कीजिएगा। लितु लसानाम दंता, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण है? तो लिरी में हो गया आपका लिरी। लिरी का दीर्घ वेद नहीं होता है, लिरी का बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर आपने री और बड़ी री माना ना, तो लिरी के जो है वो बड़ा वेद नहीं होता है। लिरी खाली सिंगल ही होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है। तो की बात करें तो यहाँ पर आ गया दोस्तों त वर्ग, त थ द ध न। यहाँ पर ल और स, तो ल वर्ण और स वर्ण, इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों दंत माना गया है, यानी कि दांत को माना गया है। ठीक है। और आगे बात करें, अगला जो सूत्र है वो है उपपदमान्य मान्य ओष्ठो। उपपदमान्य ओष्ठो, उपपदमान्य नाम ओष्ठो। ठीक है। और इसके जो कौन कौन से वर्ण है इसके अंदर, तो उ हो गया, यानी कि उ और बड़ा उ दोनों। प से हो गया दोस्तों, पु से हो गया प वर्ग, यानी कि प फ ब भ म। उपद मान्य से हो गया दोस्तों यहाँ पर अर्ध विसर्ग प और फ। प के और फ के आगे हो जाएगा अर्ध विसर्ग, यानी कि आधा विसर्ग हो जाएगा। ठीक है। और ये जो चिन्ह है ना दोस्तों, ये है अर्ध विसर्ग का चिन्ह। क्या है? अर्ध विसर्ग का चिन्ह। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। उपद मान्य के अंदर आएंगे प और फ, ये दोनों वर्ण आएंगे। इन सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ को माना गया है। किसको माना गया है? ओष्ठ, यानी कि होठ को माना गया है। ठीक है। आगे बात करें, यमंगणनाम नासिकाश्च, यमंगणना नाम नासिकाश्च, ये इसका सूत्र है। यमंगणना नाम नासिकाश्च। ठीक है। तो ये इसका सूत्र है य म अंग अण और न। फिर से सुन लीजिए, य म अंग अण और न, ये 5 वर्ण हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी कि न का उच्चारण स्थान है, न का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से न का उच्चारण स्थान कौन सा है? नकार यानी कि न, इनमें से न का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका है, ओष्ठ है, दंत है, या कंठ है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा नासिका, क्योंकि यहाँ पर जो है नकार का उच्चारण स्थान नासिका माना गया है। ठीक है। तो यमंग गणना नाम नासिका। और आगे बात करें अगले सूत्र की, तो अगला सूत्र है दोस्तों ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। तो यहाँ पर ए दे तो कंठ तालु, ए और ए, यानी कि छोटा ए और बड़ी ए और ए, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों कंठ तालु माना गया है। ठीक है। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु माना गया है। और ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम, तो ओ और ओ, इनका माना गया है दोस्तों कंठोष्ठम। ठीक है। कंठ दोनों के अंदर है, और एदे तो को माना गया है
कंठ तालु और ओदोतो का माना गया है कंठोष्ठम, ठीक है ना। क्योंकि क्यों माना गया है, क्योंकि ए के अंदर जो है कौन कौन से वर्ण है, तो ए का जो मिलान हुआ है या ए का जो गुण कार्य हुआ है वो अ और ई से मिलकर बना हुआ है। अ का उच्चारण स्थान हो जाता है दोस्तों कंठ और ई का हो जाता है तालु, इसलिए इसको जो है कंठ तालु कहा गया है। समझ गए आप। ओ का जो ओ जो बना है ना, वो बना है दोस्तों अ और ओ जो बना है ना, वो बना है अ और उ से मिलकर, ठीक है ना। अ और उ से मिलकर बना है। अ का हो गया दोस्तों कंठ और उ का हो गया यहाँ पर ओष्ठ, ठीक है। तो ये बन जाता है कंठोष्ठ, ठीक है। ओ जो बना है वो अ और उ से मिलकर बना है, तो अ का तो हो गया दोस्तों कंठ और ओ का हो गया ओष्ठ, उ का हो गया ओष्ठ। तो ये जो है इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दोस्तों कंठोष्ठ, ठीक है। अब बात करें लास्ट अंतिम है वो है आगे जो है वो है वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। अगला जो वर्ण है वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ण का ग्रहण किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वह वर्ण का ग्रहण किया गया है। इसके दो उच्चारण स्थान है, एक तो है दंत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। वह जो वर्ण है उसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। इसके दो उच्चारण स्थान है, सिर्फ एक वर्ण के दो उच्चारण स्थान है और वो है वकारस्य दंतोष्ठम। अगला सूत्र है जीवामूलस्य जीवामूलम, जीवामूलस्य जीवामूलम। तो जीवामूल्य जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, एक तो क अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख। आपने वहां पर देखा उपद्रमान्य जो है दो वर्ण थे, ठीक है। उपद्रमान्य हमने दो वर्ण यहाँ पर देखे थे, एक तो प हो गया और एक फ हो गया। इनके आगे भी जो है हमने अर्धविसर्ग लगा रखे थे और एक जो है यहाँ पर दो वर्ण हो गए क और ख, इनको हम जो है जीवामूल्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो जीवामूल्य जो वर्ण है वो है क और ख और उपद्रमान्य वर्ण है वो है प और फ, जिनके अगर आगे जो है अर्धविसर्ग लगता है। तो अर्धविसर्ग की बात करें क और ख की जीवामूल्य की, तो जीवामूल्य का जो सूत्र है वो है जीवामूलस्य जीवामूलम। और अंतिम सूत्र है दोस्तों यहाँ पर नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। तो अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसका उच्चारण स्थान है नासिका, ठीक है। उच्चारण स्थान अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो है दोस्तों नासिका। तो ये आप ध्यान रखिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे के सारे उच्चारण स्थान देखे। ये संस्कृत के सारे उच्चारण स्थान थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले कंठ को देखा और कंठ का उच्चारण स्थान था अक्कुह विसर्जन्या नाम कंठ, तालु का था इचु ऐसा नाम तालु, मूर्धा का था ऋतु प्रषणाम मूर्धा, दंत का था ऋतु लसा नाम दंता, ओष्ठ का था उपबद्ध नाम ओष्टो, नासिका का था नासिका अनुस्वारस्य और जीवामूल का था जीवामूलस्य जीवामूलम। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे उच्चारण स्थान देखे। आप इन सारे सूत्रों को बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप विशेष तौर से देखना, ताकि आपको समझ में आए कि संस्कृत में जो है कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। और विशेष तौर से हमने उसमें जो है माय सूत्र के ऊपर बात की है। तो माय सूत्र से आपको अगर वो टॉपिक देखना है तो वो टॉपिक आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मात्र 15-20 मिनट की वो क्लास है और उसके अंदर सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको आराम से जो है माय सूत्र समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यत्नों को, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम यत्नों को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।